Good morning, everyone. I am Ajay Pratap, Assistant Professor AI Department from IMT College of Engineering. Today, I will discuss a very important topic of DBMS, normalization and functional dependencies. Outlines of the presentations are introduction to normalizations, types of normalization, first normal form, second normal form, third normal form, BCNF normal form, and the last one is functional dependencies and attribute closure. Introduction to normalization. Normalization is a database design techniques that reduce data redundancy and eliminate undesirable characteristics like insertion, update, and delete anomalies. In normalization, we eliminate repetitive data and ensure data is stored logically. नॉर्मलाइजेशन में हम जनरली जो डाटा रिपीट हो रहा है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और जो टेबल्स होती हैं हमारी उसको लॉजिकली वे में स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करते हैं। डाटा में इनकंसिस्टेंसी अगर हो रही है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मलाइजेशन डाटा इंटीग्रिटी हैंडलिंग करने में काफ़ी एडवांटेजेस प्रोवाइड कराता है। नॉर्मलाइजेशन करने से जो है हमारा कम्प्लेक्सिटीज़ जो है डाटा बेस की वो कम हो जाती है। इफ़ वी डिड नॉट डू नॉर्मलाइजेशन इन database, then complexity occurs. Repetitive data can create problems for us in DBMS. Normalization rule. Database normalization is a technique of organizing the data in the database. It is a systematic approach of decomposing tables to eliminate data redundancies and undesirable characteristics like insertion, update, and delete anomalies. Normalization is a multi-step process that puts data into tabular form, removing duplicated data from the tables. Normalization is used for mainly two purposes: eliminating redundant or useless data, ensure data dependencies make sense, means that is data is stored logically. अब हम समझते हैं इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीट एनोमलीज क्या होता है। सपोज़ अगर एक स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले टेबल की एंट्रीज जो हमारी होंगी वो नल होंगी। सपोज़ जैसे स्टूडेंट आईडी, ब्रांच इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सब नल होंगी। जब एक स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है तो उस जो भी हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स का वो हम टेबल में फिल कर देते हैं। और अगर स्टूडेंट्स जैसे ब्रांच इन्फॉर्मेशन है, 100 स्टूडेंट्स हैं वो एक ही कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो बार बार हमको ब्रांच इन्फॉर्मेशन रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम डाटा रिडंडेंसी से बचने के लिए हम ब्रांच इन्फॉर्मेशन को एक सेपरेट टेबल बना देते हैं और ब्रांच आईडी का यूज़ करके स्टूडेंट जो टेबल है उसमें हम ब्रांच आईडी से स्टूडेंट की ब्रांच इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ब्रांच आईडी को हम स्टूडेंट टेबल में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ब्रांच आईडी, ब्रांच इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट टेबल में एज ए फॉरेन की वर्क करेगी। इसके बाद हमारा आता है अपडेशन एनोमलीज। अपडेशन एनोमलीज में हम क्या करते हैं कि सपोज़ अगर एक डिपार्टमेंट में एचओडी हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और जो बच्चे हैं उनके अंडर और डाटा हमको अपडेट करना पड़ता है तो डाटा अपडेट करने में इनकंसिस्टेंसी आती है, हमको प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डाटा को अपडेट जब करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हमारी अपडेशन एनोमलीज के अंदर आ जाएगी और इससे हमारा क्या है डाटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए फिर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। डिलीशन एनोमलीज। सपोज़ एक कोर्स में केवल एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और वो किसी कारणवश उस कोर्स को छोड़ देता है तो स्टूडेंट की डाटा तो डिलीट हो गई होगा, ब्रांच इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांच इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट अगर कॉलेज लेफ्ट कर दे या किसी कारण से स्टूडेंट कोर्स को
कोर्स से हट रहा है, तो हम ब्रांच इन्फॉर्मेशन हमको स्टूडेंट की सेपरेट चाहिए कि इस ब्रांच इन्फॉर्मेशन में कोई स्टूडेंट रहा था, तो ब्रांच इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम ब्रांच इन्फॉर्मेशन की टेबल हम अलग करेंगे और स्टूडेंट टेबल अलग करेंगे। जैसे स्टूडेंट अगर कॉलेज लेफ्ट कर देता है या कोर्स से हट जाता है तो स्टूडेंट का डाटा जो है वो हमारा हट जाएगा, लेकिन ब्रांच इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यह है कि इसमें हमारा डाटा जो है लॉजिकली स्टोर्ड रहता है, एक प्रॉपर मैनर में रहता है, सिस्टमेटिक अरेंज रहता है, कम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फॉर ए टेबल टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म it should follow the following four rules. It should only have single atomic valued attributes. Value stored in a column should be of the same domain. All the columns in a table should have unique names, and the order in which data is stored does not matter. अब हम देखते हैं ये टेबल हमारे सामने दी हुई है, ये 1NF में नहीं है। अब हम इसको 1NF में कन्वर्ट करेंगे। रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट आर द एट्रीब्यूट्स, और ये उसके टेबल के अंदर हमने जो है ये डाटा फीड किया हुआ है। 101 रोल नंबर पे हमने एकॉन जो कि स्टूडेंट है उसने 2 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए हैं, OS और CN, जबकि 1NF में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉलम में 2 टपल नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, OS और CN नहीं आने चाहिए थे। यहाँ पर OS आना चाहिए था या फिर CN आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर OS और CN दोनों आ रहे हैं, इसलिए टेबल ये 1NF में नहीं है। इसी तरीके से 103 सीकॉन, और ये इन्होंने जावा को ऑप्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ पर ठीक है क्योंकि इन्होंने जो ऑप्ट किया है सब्जेक्ट वो एक ही है और मल्टीपल टपल्स नहीं है कॉलम में। सब्जेक्ट वाले कॉलम में जहाँ जावा है वहाँ मल्टीपल टपल्स नहीं है। लेकिन 102 में आप देखिए जो बीकॉन है इन्होंने C और C++ दोनों ऑप्ट किया हुआ है, और ये टेबल में हम देख रहे हैं कि C और C++ 1NF में एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं हमारी, और ये वैल्यूज़ को हम 1NF में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कन्वर्ट किया हुआ है। Now the table is in 1NF. Roll number, name, subject. These are the attributes. And in first row 101, these are the roll number of student whose name is Akon, and he opted the OS subject. And in the row number 2, Akon opted the CN subject. We see that in the previous table, OS and CN in the same row. In 1NF, when we convert the previous table, in this table we see that OS and CN हमारे एक ही टेबल में थे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OS और CN हमने अलग अलग रो में कर दिए हैं, एक ही कॉलम में नहीं है। इसी तरीके से 103 में सीकॉन जावा जो कि प्रीवियस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर वे में मैनेज था, इसको दिक्कत नहीं थी, 1NF में सेटिस्फाई कर रहा था रूल्स। अब लेकिन 102 जो रोल नंबर है हमारा जिस पे बेकॉन है, बेकॉन यहाँ पर प्रीवियस टेबल्स में C और C++ जो वैल्यूज़ थी ये यूनिक वैल्यूज़ नहीं थी। एक ही कॉलम में बेकॉन के कॉलम में 2 वैल्यूज़ आ रही थी, तो इसको हमने रिमूव किया है यहाँ पे, और अलग दो रो अलग बनाई हैं, जिसमें एक में C हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक में C++ किया है। इस तरीके से हमने ये प्रीवियस टेबल जो हमारी थी इसको हमने 1NF में कन्वर्ट कर लिया है। ऑल द डाटा in this tables are unique. There is no repetitiveness in the row. We see that in 101 Akon has only one subject OS, and in the second row roll number 101 Akon opted another subject, but it does not repetitive। मतलब रिपीटेटिव का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा डाटा जो एक कॉलम में जो OS और CN थे एक ही कॉलम में आ रहे थे, उसको हमने क्या किया है, रिमूव करने का काम किया है। हमने इस तरीके से 1NF टेबल डिज़ाइन कर ली है, और जो भी हमारी
प्रॉब्लम्स थी प्रीवियस टेबल्स में, तो उसको हमने यहाँ रिमूव करने का काम किया है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फॉर ए टेबल टू बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म it must satisfy two conditions. The table should be in first normal form and there should be no partial dependencies. तो सबसे पहले हम सबको समझना पड़ेगा जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जो कैंडिडेट की में हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते हैं वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। इन पार्शियल डिपेंडेंसी में हमारा जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग एंटायर कैंडिडेट की, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। मतलब जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की पर डिपेंड ना करके कैंडिडेट की के कुछ पार्ट पर डिपेंड करेगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये 2NF में टेबल नहीं है, इसको हम 2NF में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको कन्वर्ट किया गया है। कैंडिडेट की इज बुक नंबर एंड पैटर्न नंबर। तो बुक नंबर और पैटर्न नंबर जो कैंडिडेट की में हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, दीज आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते हैं वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। पैटर्न, फ़ोन नंबर, पैटर्न ड्राइव्स फ़ोन नंबर। आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है और पैटर्न हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स पे हमारा डिपेंड कर रहा है। पैटर्न प्राइम एट्रीब्यूट्स है और फ़ोन नंबर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो टेबल हमारी 2NF में नहीं है, तो इसके लिए पोटेंशियल फॉर इंसर्शन एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीट एनोमलीज। हमने 2NF में जो एग्जांपल था प्रीवियस एग्जांपल, इसको हमने 2NF में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमको डाटा सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए बुक नंबर और पैटर्न नंबर को हमने अलग कर लिया है, बुक नंबर और पैटर्न नंबर को अलग किया हुआ है। इसके अलावा हमने पैटर्न नंबर और फ़ोन नंबर को अलग कर लिया है। तो ये 2NF का सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, डाटा में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी, डाटा हमारा लॉस नहीं होगा, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा अरेंज हो गया है और हमने टेबल को 2NF में अरेंज कर लिया है। दिस इज़ द problem statement of 2NF and we will convert this into 2NF. This is the solution of 2NF. जो हमारी टेबल प्रीवियस टेबल थी ये उसका सॉल्यूशन है, जिसमें हमने बुक नंबर और पैटर्न नंबर हमने अलग किया हुआ है सेपरेट, और पैटर्न नंबर और फ़ोन नंबर को अलग किया हुआ है। तो ये हमारा 2NF का सॉल्यूशन है। जो हमारे प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है और उसको हमने 2NF में कन्वर्ट कर लिया है। In third normal form, a table is in third normal form if it is in 2NF and all its attributes are determined only by its candidate key and not by any non-prime attributes. If there is no transitive dependency for non-prime attributes, then the relation must be in third normal form. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मीन्स होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिराइव करता है तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और एग्जांपल है जो कि थर्ड NF में नहीं है, इसको हम थर्ड NF में कन्वर्ट करेंगे। देखिए थर्ड NF में सॉल्यूशन है, हमने क्या किया है, टेबल को सेपरेट कर लिया है। नॉर्मलाइजेशन का बेटर वे है कि हम टेबल्स को, जो बिग लार्जर टेबल्स होती हैं, हम उनको स्मॉलर टेबल्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा डाटा में सिस्टमेटिक वे में डाटा अरेंज हो जाता है
और डाटा में किसी भी तरीके की इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहती है। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। This is problem of third NF, and in this table, in these two separate tables, we are getting the solution, and we convert the previous table into third normal form, in which book number, pattern number, and due, these are the attributes, and we make the separate table for this, and for pattern and address we make the separate tables. Fourth normal form. A table is in fourth normal form for every one of its non-trivial multi-value dependencies. X derive y. X is either a candidate key or a superset of a candidate key. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारा BCNF या बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म or BCNF normal form is the advanced version of 3NF. It is stricter than 3NF. A table is in BCNF if every functional dependency X derives Y. X is a super key of the table. For BCNF, the table should be in 3NF, and for every functional dependency LHS is super key. समझते हैं हम लोग BCNF में फंक्शनल डिपेंडेंसी X डेराइव्स बाई है, तो हमारा जो LHS होना चाहिए वो सुपर की होना चाहिए, और टेबल हमारी 3NF में होनी चाहिए। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि टेबल हमारी BCNF में है। अगर X डेराइव्स बाई है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा एट्रीब्यूट है वो हमारी सुपर की होनी चाहिए। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जो कि BCNF में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमारे एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी, जिसमें 264, 364, 264 2 बार रिपीट हुआ है, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है डाटा में। इंडिया 2 बार है। उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में जो टपल्स दिए हुए हैं, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड स्टोर्स आपके शो हो रहे हैं। डिपार्टमेंट टाइप D394, D394, D283, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर गिवन है। अब हम इस एम्प्लॉय टेबल को BCNF में कन्वर्ट करेंगे। ये एम्प्लॉय हमारी कंट्री टेबल है, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय कंट्री को अलग कर लिया है। और ये एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट टेबल है, जिसमें हमने 2 सेपरेट टेबल्स बना ली हैं, आप देख रहे हैं। और इसके थ्रू हमने जो प्रीवियस हमारी टेबल थी, इसको हमने BCNF में कन्वर्ट कर लिया है। सेपरेट टेबल बनाने से डाटा स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज हो जाता है और डाटा में इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहती है, इंटीग्रिटी डाटा की मेंटेन रहती है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल, इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट शो किया गया है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन DBMS. A functional dependency is a constraint that specifies the relationship between two sets of attributes where one set can accurately determine the value of other sets. It is denoted as X determined Y, where X is a set of attributes that is capable of determining the value of Y. हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं X डिटरमाइन डेराइव्स Y, तो X जो है हमारा, जो कि लेफ्ट साइड पे गिवन है, इसको हम डिटर्मिनेंट बोला जाता है। और जो राइट हैंड साइड पे हमारा है Y, इसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि Y हमारा X पे डिपेंडेंट है। अगर हम X में किसी भी तरीके के चेंजेस करेंगे तो Y में प्रॉब्लम, Y के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। X में चेंजेस करेंगे तो Y में भी चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। Closure of an attributes. Closure of an attributes can be defined as a set of attributes that can be functionally determined from it. Closure of an attribute X is X plus. जो क्लोजर होता है एट्रीब्यूट्स का, उसको हम X प्लस से डिनोट करते हैं, या जो भी वेरिएबल हम लेते हैं उसके
उसमें हम प्लस साइन ऐड कर देते हैं तो हमारा क्लोजर उसको शो करता है कि हम क्लोजर निकाल रहे हैं उस एट्रीब्यूट का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोजर वेयर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज गिवन A derives B, B derives D and C derives B। अब इस एग्जांपल में हम A का क्लोजर निकाल रहे हैं तो जो जिस जिस एट्रीब्यूट्स का हम क्लोजर निकाल रहे हैं वो एट्रीब्यूट तो नियम है क्लोजर निकालने का, रूल है कि वो एट्रीब्यूट अपने क्लोजर निकालने में इटसेल्फ तो रहेगा ही, और वो जिसको डराइव करेगा वो भी उसके क्लोजर में आ जाएंगे। जैसे सपोज ए यहाँ पर बी को डराइव कर रहा है तो बी हमारे ए के क्लोजर में हमने यहाँ लिया हुआ है। अब बी से हम डराइव कर रहे हैं डी, तो डी भी हमारे ए के क्लोजर में आ गया है। इसी तरीके से हमने बी का क्लोजर निकाला है, बी डराइव्स डी। तो बी को जब हम क्लोजर निकाल रहे हैं बी का, तो आप देखिए बी के क्लोजर में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी से डी डराइव्ड हो रहा है, तो बी के क्लोजर में डी आएगा और अदर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जो बी से डराइव्ड हो रही हो, या जो बी से डराइव्ड एट्रीब्यूट डी है तो डी से डराइव्ड हो रहा हो। अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट होता जो डी से डराइव्ड हो रहा होता तो वो बी के क्लोजर में हम ले लेते। क्योंकि यहाँ पे बी से डराइव डी हो रहा है केवल, तो जिस एट्रीब्यूट का क्लोजर लेते हैं वो एट्रीब्यूट तो अपने क्लोजर में रहता ही है, साथ में जिसे हम डराइव करते हैं वो भी उसके क्लोजर में रहेगा। तो बी से डराइव डी हो रहा है तो डी जो है हमारा बी के क्लोजर में है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आप बी का जब हमने क्लोजर लिया है तो बी और डी ये हमारे बी के क्लोजर में हमको मिले हैं। इसी तरीके से अगर हम सी का क्लोजर निकाल रहे हैं, आप फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए, सी के क्लोजर में सी तो रहेगा ही, क्योंकि जिस एट्रीब्यूट का हम क्लोजर निकालते हैं वो तो एट्रीब्यूट रहता ही है। उसके अलावा सी किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को। सी अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी भी सी के क्लोजर में आएगा। और डी जो है आपका बी से डिटरमाइन हो रहा है, बी डिटरमाइंस डी, तो वो भी आपके सी के क्लोजर में आ जाएगा। तो इस तरह सी के क्लोजर में हम देखते हैं सी, बी और डी ये तीनों हमारे एट्रीब्यूट आ गए हैं। अब आप देखिए हम डी का क्लोजर निकालते हैं, तो डी से हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है इसमें हमारा कोई भी ड्राइव नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो डी के क्लोजर में हमारा केवल डी ही आएगा, क्योंकि जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें आप देखिए ए डराइव्स बी, बी डराइव्स डी एंड सी डराइव्स बी। इसमें डी से कुछ भी डराइव नहीं हो रहा है, तो डी के क्लोजर में केवल डी ही आएगा और कोई एट्रीब्यूट आपका नहीं आएगा। क्लोजर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी कि उस एट्रीब्यूट से कुछ डराइव हो रहा है या नहीं। अगर एट्रीब्यूट से डराइव हो रहा है तो हम इंक्लूड करते जाते हैं, और एडिशनली जो एट्रीब्यूट्स आते जाते हैं उनको मिला के भी अगर वो एक हमको नया एट्रीब्यूट मिल रहा है क्लोजर फाइंड करने के लिए तो हम उसको ऐड कर देते हैं। क्लोजर निकालने के लिए काफ़ी पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अगर ए डराइव्स बी है और हम यहाँ पे छोड़ देते, अगर ए डराइव्स बी कर लेते और डी ना लेते, क्योंकि बी से डी डराइव हो रहा है, ए से हमने बी डराइव किया है, लेकिन अगर हम ए यहीं पे छोड़ देते और ए के क्लोजर में ए और बी रखते तो हमारा गलत हो जाता। हमने ए बी और डी लिया है क्योंकि बी स्टॉप नहीं हुआ, बी से हमारा क्या है, हमको डिपेंडेंसी मिल रही है, बी से क्या हो रहा है, डी डराइव्स हो रहा है। तो बी से डी डराइव्स हो रहा है तो डी हमारे ए के क्लोजर में है। इसी तरीके से अगर इस एग्जांपल में डी से कुछ अगर अनदर एट्रीब्यूट डराइव हो रहा होता तो हम डी के क्लोजर में उसको ए के क्लोजर में उसको रखते। तो इस तरीके से ए के क्लोजर में हमने ए बी डी मिला है। ये अनदर एग्जांपल है, इसमें हम क्लोजर निकालेंगे। कंसीडर अ रिलेशन आर ए बी सी डी ई एफ जी विद द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए डराइव्स बी सी को कर रहा है, बी सी डराइव्स डी ई को कर रहा है एंड डी डराइव्स एफ को कर रहा है एंड सी एफ डराइव्स जी को कर रहा है। तो हम ए का क्लोजर निकाल रहे हैं। आप देखिए जिसका क्लोजर निकालते हैं वो तो उसके क्लोजर में रहता ही है, तो ए के क्लोजर में ए तो रहेगा ही। अब हम ए से देखते हैं ए से हम क्या डराइव कर रहे हैं। ए से हम ड्राइव कर रहे हैं बी सी, तो ए बी सी हमने इंक्लूड कर लिया है ए के क्लोजर में। फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं
एंड इन सेकंड स्टेप आप देखिए BC से क्या ड्राइव हो रहा है DE, तो वो भी A के क्लोजर में आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास D है, D से ड्राइव्ड F हो रहा है, तो F हमारा A के क्लोजर में हम F को भी ले लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं CF हमारे जो ऊपर एट्रीब्यूट्स हमने निकाले हैं उसमें CF आ रहा है, तो CF से हमारा G ड्राइव हो रहा है, तो G को भी हम A के क्लोजर में ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि ABCDEFG ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो A के क्लोजर में आ गए हैं। इट मीन्स A इज़ द कैंडिडेट की। अगर सारे एट्रीब्यूट्स हमारे किसी एट्रीब्यूट के क्लोजर में आ जाते हैं तो हम उसे कैंडिडेट की कहते हैं। और कैंडिडेट की में जो भी हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे सभी प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जैसा कि पहले भी लेक्चर में बताया गया है। और जो प्राइम एट्रीब्यूट्स के पार्ट नहीं होते हैं वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब हम इसी तरीके से हमने BC का क्लोजर निकाला है, तो आप देखिए BCDEFG, BC से डराइव DE हो रहा था तो DE आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो BC का क्लोजर है उसमें D आ चुका है और D से ड्राइव F है, तो हमने F इंक्लूड कर दिया है। और फिर C और F दोनों को मिला के हमने देखा कि G आ रहा है, तो हमने G भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसी तरीके से BC के क्लोजर में हमने BCDEFG ये हमारे एट्रीब्यूट आ गए हैं। अब D का क्लोजर हम निकाल रहे हैं, तो D के क्लोजर में आप देखिए D से ड्राइव्ड हो रहा है F, और जो एट्रीब्यूट होता है वो तो खुद के क्लोजर में रहता ही है, तो इसी तरीके से हमने D का क्लोजर DF इसमें फाइंड आउट किया है। थैंक यू।